नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर की शुरुआत तो हम निशिकांत दुबे के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चढ़े इमोशनल उबार से कर सकते हैं। यानी बीएमसी के लिए जिस मुद्दे को राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हवा देना चाह रहे थे और देवेंद्र फडणवीस के एक कदम के बाद, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उस हिस्से में जो उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश की थी उसको वापस लिया और इस मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर राज ठाकरे को कहा कि अगर वो यूपी या बिहार में आते तो उनको गिरा गिरा के पीटा जाए। इसके बाद बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का चूंकि तापमान बढ़ ही जाना था, क्योंकि महाराष्ट्र में भाषा की राजनीति को लेकर बहुत समय से उसको केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास बाकी तमाम मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि उसके तमाम मुद्दों की हवा निकल गई थी जब विधानसभा चुनाव में इतनी विशाल जीत के साथ जो एनडीए गठबंधन है उसने सत्ता में वापसी की थी, या महायुति जिसको, उस गठबंधन में जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी, जिसमें अजीत पवार का नेशनल वो थी, एनसीपी थी, और उसके साथ साथ बीजेपी उसमें लीडिंग थी। उसके बाद ये एक पहला मुद्दा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को पास आने के लिए भी मिला था। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों है उद्धव ठाकरे और तमाम लोग, अभी तक उद्धव ठाकरे का तो नहीं लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे वापस आ चुके, बयान दे चुके हैं। इस पर भी मैं बताऊंगा कि बयान में क्या खास बात है। इसके अलावा हिंदी से भी एक दो और, जैसे राजीव राय जैसे सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी कुछ इस पर सवाल शुरू किए हैं उसी लाइन पर जिस पर अक्सर कहा जाता है कि अगर उनका विरोध सच्चा है तो हिंदी इंडस्ट्री को वो क्यों वहाँ रहने देते हैं। इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है जिसके साथ आज चूंकि कानून व्यवस्था पर बात करने की थी, एक खबर पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो लगभग 3 जुलाई को एक शख्स वहाँ पहुंचकर थाने में एक कंप्लेन देता है और कहता है कि वो ऐसे 1995 से लेकर 2014 तक एक धर्मस्थल पर उसने सैकड़ों लाशें उसके आसपास दफनाई हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा संख्या युवा लड़कियों की है, मतलब महिलाओं की है, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और उसके बाद उनकी हत्या की गई। ये संख्या इतनी बड़ी है कि पुलिस भी इससे चौंक गई थी। इस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम एक और खबर पर बात करेंगे कि बिहार में कल 5 लोगों को, माफ़ कीजिए, कल ये खबर निकली कि 5 लोगों को डायन के शक में उसको जलाकर मार डाला। मतलब महिला को डायन बताया और उसके साथ उसके परिवार वालों को जला के मार के उनको जेसीबी से दफना दिया गया। ये खबर जब आई, जब वो बच्चा, उस परिवार का एक बचा हुआ चश्मदीद जो है पहुंच जाता है अपने नानी के यहाँ और वहाँ ये डर और ये जो खौफ की कहानी वो सुनाता है। ये दरअसल आज तक लोगों के इस देश में जहन से नहीं उतर रहा कि ये डायन या ये जो इस तरह की कहानियाँ हैं ये बार बार क्यों आ रही हैं, जबकि ये देश अब नासा की टक्कर बताने की कोशिश करता है। हम दुनिया के तमाम सैटेलाइट की दुनिया में उसमें भी हम ताकतवर होने की बात करते हैं। तो ये तमाम इस पर घटना पर होगा, क्योंकि हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग अपने इसमें राजनीति को बहुत आगे रखते हैं। इस तरह की खबरें वो शायद कहीं चली जाती हैं और वो लगातार हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत हम पहले महाराष्ट्र से ही करते हैं। महाराष्ट्र की जैसी ये बयान वहाँ पहुँचा, मतलब बयान को पहुँचने में जितना टाइम लगा हो तो आप जानते ही आजकल टीवी मीडिया तमाम से पहुँच गया, लेकिन तुरंत जो है आदित्य ठाकरे ने ये लाइन पकड़ ली कि साहब हमने कोई हिंदी का विरोध नहीं किया, हमारा कोई हिंदी भाषा से विरोध नहीं, हम सरकार से विरोध कर रहे थे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आदित्य ठाकरे के बाद उनके पिता का नंबर था। उद्धव ठाकरे साहब ने तो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें एक और बयान में और बातचीत एक और आती है जो ये बताती है कि इन भाषाओं के विरोध का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जब माफ़ कीजिएगा, जब उद्धव ठाकरे बोलते हैं तो वो पहले बयान की शुरुआत हिंदी में करते हैं कि कोई निशिकांत दुबे उबे है, तो इस पर कोई पत्रकार वहीं मराठी का उनको याद दिलाता है, मराठी या जिस भी भाषा का था, लेकिन जो भाषा आती है वो उस तरह से आती है कि मराठी में, तो वो मराठी में देने की बजाय वो मुड़ के उसको कहते हैं कि नहीं, ये बयान मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, इसीलिए वो समझाने के लिए उनको ये बयान हिंदी में पहले बोलने का, इसीलिए वो उसको लक्कड़ भग्गा बताते हैं और फिर लक्कड़ भग्गा का जो मराठी में है तरस, उस शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मैसेज वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बात भी निशिकांत दुबे को समझनी चाहिए कि जो उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की राजनीति, ये इमोशनल राजनीति का जो कार्ड है, इसमें उनकी कोई मराठी भाषा के साथ या हिंदुत्व के साथ या हिंदुओं के साथ कोई वो वास्तविक रिश्ता नहीं है उससे।
वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर हमको संदेश वहां तक पहुंचाना है तो वो हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मजबूरी भी बताता है, ये एक उनकी सीमा बताता है, ये उनकी राजनीति की सीमा है कि वो इससे ज्यादा अगर उनको मैसेज देना है देश में कहीं भी तो उनको हिंदी में बताना पड़ेगा। ये वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब वो ये कहते हैं तो वो ये भी बता देते हैं कि उनके लिए मराठी का भाषा का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और बीएमसी से इसका रिश्ता है। लिहाजा जो एक मुद्दा खत्म किया था देवेंद्र फडणवीस ने, चूंकि इलेक्शंस जीतना हर पार्टी का पहला लक्ष्य होता है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखती हो। अभी बीएमसी का चुनाव इतना बड़ा चुनाव है जो विधानसभा के एक बड़ी जीत के बराबर माना जाता है, क्योंकि बीएमसी का मतलब है मुंबई, और मुंबई जो है जिसकी मुंबई, वो मुंबई उसका महाराष्ट्र का राजा, ये वहाँ की भाषा। तो अब चूंकि जब हमने देखा जैसे ये शुरू हुआ, दोनों भाई आके मिल गए, भाषा पर उन्होंने जीत है, विजय है, ये तमाम के नारों के साथ उन्होंने किया, लेकिन आपने देखा उसके बाद इसको डाई डाउन किया जा रहा था, क्योंकि बीएमसी के पूरे एरिया में अब लगभग 30 से 40 लाख वोटर जो है, अगर वो सिर्फ हिंदी भाषी नहीं है तो वो गैर मराठी भाषी जरूर है। यानी जो लगभग 1.5-2 करोड़ के वोटिंग का कैपेसिटी होगी उसकी, तो उसमें 33-34% से ज़्यादा एक बड़ा वर्ग है जो मराठी भाषी नहीं है। और इस तरह की घटनाएं कि आप टीवी पर पीट रहे थे, आप गुजरातियों को पीट रहे थे, आप हिंदी वालों को धमकी दे रहे थे, और उसके साथ साथ वो ये असेसमेंट होना शुरू हुआ होगा कि ये वोट तो एकदम उनके पास से चले गए, और चूंकि उनके पास से चले गए तो वापस हो सकता है कि जो उनका महाविकास आघाड़ी है उस गठबंधन को भी ना मिले। तो उस पर मुझे लग रहा है ये प्रेशर था उनके सहयोगियों का कि इस तरह को इसको बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाया जा सकता। और इसमें आपने देखा कि आशीष सेलार, नितेश राणे, इन लोगों ने भी विरोध किया था, यानी मराठी के अंदर से एक विरोध की आवाज़ शुरू हो गई थी, जो ये बता रही थी कि अब ये भाषा का जो मुद्दा है इसको आप बहुत दिन तक आगे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे, जिनको मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी वोट, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि उनके बहुत सारे समर्थक हैं, और जब वो आजकल भाषण देते हैं तो उनको काफ़ी लोग सुनते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार वो बहुत सोची समझी ये रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि झारखंड में कोई मराठी विरोध पर कोई वोट नहीं दे सकता। यहाँ तक कि हिंदी वालों को पीटा जा रहा है वहाँ, अगर हिंदी वालों पर हमले हो रहे हैं, चूँकि महाराष्ट्र में ये हमेशा से होते रहे हैं, राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे, उनकी राजनीति का एक बड़ा सिरा हिंदी भाषियों पर हमले करवा के उनको पिटवा के मिलता है। चूँकि आपने देखा होगा रेलवे की रेलगाड़ियाँ हो, तो उस वक्त भी एक ज़रूर आरोप लगता रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र के नेताओं पर कि ये अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, जबकि मुझे लगता है ज़्यादातर नेताओं की नज़र में अपना पराया जैसा कम से कम हिंदी बेल्ट के लोगों को ये नहीं लगता होगा कि वहाँ गुस्सा आता है, इमोशनल हर चीज़ का होता होगा, क्योंकि सिर्फ इसलिए उन अनजान लोगों को मारा जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं। वो रेलवे की परीक्षा, रेलवे इस देश की है, केंद्रीय वो है, इसके बावजूद आप उन पर अगर हमला बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता होगा। तो उस तरह के जवाब के लिए शायद निशिकांत दुबे इस तरह की राजनीति कर रहे हो, वरना उत्तर भारत में मैंने कभी कोई भाषी विरोध का कोई आंदोलन कभी नहीं सुना। इसके पीछे ये भी कहा जा सकता है कि साहब हिंदी तो थोपी जा रही, लेकिन हिंदी को कोई दिक्कत आ रही हो किसी भाषा से, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं, मैं तो आपको मराठी भाषी उदाहरण दे चुका हूँ कि वो आपस में लगातार वहीं आराम से बैठ के बात करते रहे, उनसे किसी ने वो हिंदी एक शब्द नहीं बोल रहे थे तो भी लोगों को कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। तो यहाँ तो कभी इस तरह का नहीं हुआ है। लेकिन जो ये राजनीति हुई, इन्होंने एक हथियार ज़रूर उनको पकड़ा दिया, यानी जो इमोशंस की बीएमसी का जो मुद्दा बनाने के लिए ढूंढ रहे थे वो अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए वो बाहर निकले। और इसको ठंडा करने के लिए आशीष शेलार जो बीजेपी के हैं, जो आपने देखा होगा मंत्री, वो किस तरह से उन्होंने फिर ये कहा कि भाई उनके पास मैं आंकड़े भिजवा दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जीडीपी से लेके तमाम चीज़ों को निशिकांत दुबे ने कहा। अब वो उन बातों को आशीष शेलार ठंडा करते हुए कहते कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। इसी तरह का एक बयान राजीव राय ने भी दिया है, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बयान दिया कि उसको वहाँ से क्यों नहीं हटाते। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि आशीष, ये जो ठाकरे परिवार है, ये हिंदी फिल्मों के लिए कभी भी क्योंकि इसके बेटे जब आदित्य ठाकरे ने अपना एक एल्बम बनाया था, उसमें सारे गाने हिंदी के थे, मराठी गाना एक भी नहीं था। तो इन लोगों के लिए ये एक राजनीति का हिस्सा है। कई बार
इमोशंस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के हाथ में पहुंच जाना मुझे लगता है ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण होता है। आपने देखा पप्पू यादव जैसे कि वहीं आके मैं उनको ठीक कर दूंगा और इसको इस राजनीति को मैं उसने राज ठाकरे और उनको धमकी देगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार जब राज ठाकरे उत्तर प्रदेश राम मंदिर आना चाहते थे तो विरोध किया था, कहा था कि वो आएगा तो विरोध किया जाएगा, उसको आने नहीं दिया जाएगा, दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त भी ये बात बहुत सिरे नहीं चढ़ी थी। हाँ, वो बृजभूषण शरण सिंह की बात को उस इलाके में हल्के में नहीं लिया जाता, और ख़ासतौर से मुंबई में भी राज ठाकरे को ये मालूम होगा, क्योंकि उनको मालूम है उन तमाम उनके जो बृजभूषण शरण सिंह की पुरानी कहानियों का सीरा तो मुंबई से ही जुड़ता है। यहाँ भले ही उनको हम लोग बाहुबलिया तमाम चीज़ें कहें, लेकिन असली शब्द तो वहाँ मालूम होता है कि इस तरह से वो केस चला था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जो हिस्सा है इस पूरी राजनीति को अब हम दोबारा से उठते हुए देखेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा के नेताओं को भी अब ये लगता है कि इस तरह के हमले उनके लोगों को या उनके जो नए लोग हैं जो नाराज होते हैं इस तरह की चीज़ों पर, उनको वोट के तौर पर तब्दील किया जा सकता है। तो ये देखना होगा कि ये भाषा जो है बीएमसी के चुनाव में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक वो इमोशनल राजनीति में कोई ऐसा मुद्दा खोज लाएं जो उनके मराठी वोटर्स को एकजुट कर सके, उस मराठी वोटर्स को जो बहुत एग्रेसिव होता है अपने किसी भी संसाधन के डिवीजन पर। यानी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले उसको मराठी भाषी और मराठा, उसने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, वो एक लंबा है, आप लोग उस पर डिटेल में, लेकिन मैं उसका सिर्फ ये देख रहा हूँ तर्जुमा कि ये जो पूरा का पूरा हाल है ये सिर्फ इमोशनल मुद्दा उनको दे पाया। इसलिए हो सकता है पार्टी की तरफ से उनको क्या कहा जाएगा उसका भी इंतजार करना होगा, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान ने उन लोगों को जो बीएमसी में भी रिडंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, जिनका मुझे नहीं लगता कि बहुत ताकतवर वहाँ होंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त विरोध, इतनी थप्पड़बाजी, और इसके बाद उनको उनके वोट तो मिल सकते हैं, बाकी जो पार्टियां उनकी सहयोगी वो भी असहज महसूस कर रही थी। उन लोगों ने भी इस बात का, उन लोगों को इस मसले को नीचे ले जाने के लिए कहा था कि ताकि ये जो है उनके बाहर, चूँकि कांग्रेस तो पूरे देश में है तो लिहाजा उसको तो इसकी जवाबदेही महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही देनी पड़ती है। एनसीपी भी कोशिश करती थी कि अपने आप को पूरे देश में फैलाए, लेकिन नहीं है, तो भी शरद पवार अपने आप को जो है इस देश के स्वघोषित चाणक्य मानते हैं, या उनके जो पत्रकार हैं वो तो उनको ये कहते ही हैं कि इस देश में जो भी कुछ राजनीति में होता है वो शरद पवार की मर्जी से होता है। तो उन दोनों पार्टियों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे को कोई पीछे से सहयोग नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो जा रहा था उसको वापस ले आए, और अब हम इसमें कई सारी नई चीज़ें होती हुई देखेंगे। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर बड़ी इस समय कर्नाटक में अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ी ही मतलब चौंकाने वाली खबर है, और ये आने वाले समय में अगर इसमें कुछ भी सच पाया गया तो ये एक बड़ी खबर होगी जो पूरी देश में जो है चर्चा का विषय बनेगी। दरअसल कर्नाटक में एक मंदिर है, उसको धर्मस्थल कहा जाता है। ये धर्मस्थल टेम्पल है, ये दक्षिणी कन्नड़ जिले में है, नेत्रावती नदी के मंदिर के आसपास। पहले मैं खबर पर चलता हूँ फिर इस मंदिर को बताऊँगा। दरअसल एक जो वहाँ का एक सफाई कर्मचारी था वो पुलिस के पास पहुँचता है 3 तारीख को, और पहुँचने के बाद वो ये कहता है कि उसने कुछ फ़ोटोज़ और कुछ के साथ वो पहुँचता है। वो कहता है कि अगर उसको विटनेस प्रोटेक्शन जो एक प्रोग्राम है जो उसमें उसको रखा जाए तो वो यहाँ धर्मस्थल मंदिर के आसपास एक इतने बड़े अपराध का खुलासा कर सकता है जो बहुत लंबे समय से चल रहा था। क्योंकि वो कहता है कि 95 से वो वहाँ जो है सफाई कर्मचारी था, लेकिन उसका काम सबूतों को मिटाना था, यानी लाशों को भी ठिकाने लगाने की जानकारी थी उसको और उनको लगाना था। और वो इस पूरे कार्यकाल को खींच के ले जाता है 1995 से लेकर 2014 तक। उस पूरे इलाके में सैकड़ों लाशें उसने ठिकाने लगाई, या उनको जो है गुप्त रूप से उनको दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया उसको। उसके मुताबिक जो खबर है वो मैं बता रहा हूँ अभी, चूंकि ये खबर बहुत बड़ी हो सकती है और इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी, इसीलिए मैं इसको खबर मान रहा हूँ, कोई अफवाह नहीं मान रहा हूँ। और उसके बाद उसने जो दावा किया, जो सनसनीखेज है उसमें ये है कि 2 दशकों तक जो उसने गुप्त रूप से दफनाए या जलाए उसमें से कई 100 युवा लड़कियों के थे जिनके साथ बलात्कार करके हत्या की गई थी, ऐसा उसका अंदेशा है।
ये खबर किसी को भी चौंका सकती थी और ख़ासतौर से इस तरह के बहुत सारे मामले हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले तो उसके लिए कई कहानियाँ गढ़ देते हैं, लेकिन उसमें इसकी कहानियाँ इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सफाई कर्मचारी ने हाल ही में कुछ जो दफन किए गए थे वहाँ से मानव अवशेष यानी कंकाल के टुकड़े फिर निकाले, उनकी तस्वीरें पुलिस को सबूत के तौर पर सौंपी। इस कदम ने मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया। उसने पुलिस को ये बताया कि ये जो है कई शव को डीजल का इस्तेमाल करके जलाया गया ताकि वो पूरी तरह राख हो जाए और कोई निशान नहीं बचे। यानी एक पूरी तरह जो लाशें थी उनको गायब करने के पीछे एक मकसद था, ये सीधे तौर पर उसने पुलिस को बताया। और इस पर पुलिस ने, चूंकि ये शुरुआती बात थी तो पुलिस ने वो देखे, फोटो देखे और उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उसने उसको एफआईआर दर्ज कर ली। ये तुरंत एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो बीएनएस की धारा 211A यानी झूठी सूचना देना, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 120 भी आपराधिक साजिश के तहत मुकाबला, मतलब इसमें उसको नहीं है 211A, मतलब उस पर नहीं लगी है, एक एफआईआर है। इसमें गायब लड़कियों के बारे में जो अलग अलग जगह से आई होगी उस पर भी ये हो सकता है। तो इसके बाद जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की उसके बाद अदालत के पास जाकर उन्होंने ये कोशिश की कि जहां शवों को दफनाया गया है उन स्थानों उनकी खुदाई की, दफनाया गया तो वहां खुदाई की जाए ताकि उन शवों को बाहर लाके ये खोजा जाए, क्योंकि सैकड़ों गायब होना और उनकी एफआईआर ना होना, उनकी एफआईआर कहाँ है, कितनी गायब है। एक दिन मैं ये सोच भी रहा था आपके साथ कि एक बड़ी खबर हमको करनी है कि आखिर ये लड़कियां गायब कहाँ हो जाती हैं। हज़ारों लड़कियां, सैकड़ों लड़कियां, हर एक जगह से आप अखबारों में भी देखते होंगे, गुमशुदा की फ़ोटो में देखते होंगे, ये लड़कियां जाती कहाँ हैं। तो इस तरह से क्या वहाँ सैकड़ों एफआईआर हुई हैं, क्योंकि एक इलाके में अगर इस तरह की कई सौ एफआईआर हो जाएं या दर्जनों भी हो जाएं तो वो एक खबर बन जाती है। जैसे आपने अभी बहराइच में देखा, कल पकड़ा गया, और वो अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि बहराइच के एक हिस्से में कुछ लड़कियां एक के बाद एक गायब हो रही हैं। तो वो एक सीरियल रेपिस्ट पकड़ा गया जो एक जिसको अभी पकड़ा है, जो छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहा था, तो उसको पकड़ा गया, क्योंकि ये आज के समय में छुपती नहीं है। अब ये खबर इस तरह भी हो सकती है कि जैसे अभी कर्नाटक में तो इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा और अभी हम इसको नेशनल उस पर फलक पर कहीं नहीं देख रहे हैं, तो एक ये भी खबर हो सकती है। उससे पूछा गया कि आप इतनी देर तक क्यों आए हैं, इतनी देर में क्यों आए, तो उसने कहा कि उसको कैसे चुप करने को कहा गया था। उसने कहा 1998 की उसने एक घटना पुलिस को बताई जिसमें उसने कहा कि जब वो इस घटना, मतलब जो एक हादसा हुआ, मतलब जो इस तरह से लाश दफनाई जा रही थी या मर्डर किया गया था, उसके बाद उसको लेकर वो गया, तो उसने पुलिस को बताने के लिए जब कोशिश की तो उसी समय उसके सुपरवाइजर ने उसको पकड़ा, यानी जिसकी तरफ से नौकरी थी, और उसको बुरी तरह मारा पीटा गया और जान से मारने की उसको धमकी दे दी गई। और वो इतना डर गया क्योंकि उस पर नज़र रखी जाने लगी कि वो फिर कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जा सके। अब उसको लगा कि वो को लेकर जाए और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो 2018 का था उसके साथ उसको अगर सुरक्षा मिल जाए तो वो सभी शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के नाम उजागर कर देगा जो इस अपराध में शामिल थे। अब हम लोग इसको देखते हैं, खैर पुलिस तो अभी वही कर रही है, इसका इंतज़ार कर रही है कि भाई ये क्या इसमें उसको कानून उससे अदालत से मिलती है। मुझे लगता है अदालत से मिलने के बाद तो ये मिल ही जाएगा, अगर ये अनुमति मिल जाएगी तो फिर इसके बाद अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होगी तो ये बहुत बड़ी एक पूरा दहला देने वाली खबर होगी, क्योंकि उस दौरान तो अलग अलग सरकारें सत्ता में रही हैं, कोई एक पार्टी इस पर ये नहीं कह पाएगी, किसी दूसरी पर आरोप नहीं लगा पाएगी, और वहाँ के समाज के अंदर एक बड़ी सड़न की जानकारी भी मिलेगी कि किस तरह से लोग खामोश रहे उस वक्त जब उनकी बेटियां गायब हुई और किस तरह से सिस्टम उसको चुप करता रहा। तो इस पर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इन तमाम में ये खबर कन्नड़ में छप रही है और वहाँ इस पर चर्चा चल रही है। आखिर धर्मस्थल है क्या? ये दक्षिण कन्नड़ का एक नेत्रावती नदी के मंदिर पर प्रसिद्ध और अद्वितीय स्थल है। माफ़ कीजिएगा। ये वैसे तो एक हिंदू मंदिर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक ही परिवार द्वारा संचालित है, न सरकार न किसी सरकार या किसी बड़े ट्रस्ट। ये मंदिर भगवान मंजुनाथेश्वर यानी भगवान शिव के एक रूप को समर्पित है। इसमें मतलब जैन का भी वो लोग हैं, हिंदू देवता। मंदिर के ट्रस्टी दिगंबर जैन के लोग कहा जाता है, जो अभी तक जानकारी आई है ये है। और इसको धर्मस्थल को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ विवादों को सुलझाया जाता है, लोगों को न्याय मिलता है।
वहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। ये एक मंदिर बड़ा इसका सामाजिक आध्यात्मिक केंद्र है। धर्मस्थल धर्मोत्थान ट्रस्ट के तहत सामाजिक और कई सारी लोकोपकारी वो चलाता है। शिक्षा शैक्षिक संस्थान है, मुफ्त भोजन है और स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल हैं, चिकित्सा शिविर चलाता है, कृषि पर्यावरण संरक्षण इन सब में ये सब करता है। और चूंकि ये एक हेगड़े परिवार के हाथ में है, इसका फैमिली, देखिए अभी तक कोई भी किसी का भी ना कोई अभी तक बयान इस तरह का है जिससे इनका कोई रिश्ता है या इससे इस मंदिर का कोई सीधा कनेक्शन। चूंकि सफाई कर्मचारी ये कह रहा है तो इस पर हम लोग ये बताने की कोशिश करें कि आखिर धर्मस्थल है क्या, क्यों वहाँ इस तरह की भीड़ अचानक जाती थी और या गायब होने के पीछे क्या कहा जा सकता है। वो लोग वर्तमान वीरेंद्र हेगड़े हैं जो बहुत ही सम्मानित और वो हैं बहुत ही सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अभी तक इस पर कोई भी नहीं है। अक्सर लोग जो वहाँ आते हैं चुनाव महत्वपूर्ण आयोजनों पर चुनाव के वक्त वो धर्मस्थल का दौरा भी करते हैं। इस मंदिर के दैनिक संचालन या धार्मिक अनुष्ठानों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है, सीधा कोई नियंत्रण नहीं है और अभी तक उसने किसी भी व्यक्ति पर या सिस्टम पर आरोप नहीं लगाए। उसने ये ज़रूर कहा कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने मजबूर किया है, लेकिन कोई नाम नहीं लिया। इसीलिए पुलिस जो है सबसे पहले ये जांच करना चाहती है कि वाकई कोई इस तरह की घटना हुई है, क्या वो एक दो है, हत्याओं का एक दो है या ये फिर सिलसिला है। ये कर्नाटक में इस समय बहुत बड़ी चर्चा चल रही है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो पीर जो गायब हुआ था, जो पकड़ा गया, उसकी खबर में एक और बड़ा है कि अब वो बाबा के बुलडोजर के जो लिस्ट है उसमें उसका नाम आ चुका है, क्योंकि उसके घर के अलावा जो बहुत ही शानदार विशाल घर है, अब अगर आपने देखा होगा, चूंकि मैं अभी इसमें एडिट नहीं कर पाता हूँ, उसको नहीं डाल पाता हूँ फोटो, आप वो देखेंगे कि विशाल घर जिसको करोड़ों की लागत से बनाया गया था और ये उस शख्स का घर है जो कुछ दिन पहले तक अंगूठियाँ बेचता था साइकिल पर चलकर। वो अंगूठियाँ बेचने वाला शख्स जो है अचानक कई सौ करोड़ रुपए, और चूंकि ये ईडी को दिया जाए, इसकी तैयारी जो इसकी डिटेल्स हैं वो साझा की जा रही हैं, ईडी के साथ भी इसकी डिटेल्स साझा की जा रही हैं ताकि इसकी हकीकत आगे तक पता चले। ये ज़रूर है कि इस पूरे मसले में इसके घर जो इसके वो हैं बैंक अकाउंट्स हैं वो कई सौ करोड़ के ट्रांजैक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसके घर पर मई में भी लगा दिया गया था, चूंकि ये फरार था और ये लखनऊ में रह रहा था एक होटल में। मज़ेदार बात यह है कि ये लखनऊ के होटल में 70 दिन से वहाँ रह रहा था और पुलिस इसको इसके घर के या इसके आसपास तलाश कर रही थी। अब वो इस पूरे उसके बावजूद कि इसके घर को गिराए जाने के लिए 2 बार नोटिस लगाए जा चुके, मतलब इसको बताने के लिए कहा जा चुका कि आप आइए और इसके बारे में जवाब दीजिए। ये मई में 2 नोटिस चिपके हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उस घर पर, चूंकि उस घर के लिए कहीं से भी अनुमति नहीं है, उस घर के लिए कोई भी सैंक्शन नहीं हुई है, अप्रूवल नहीं है, तो उसको जो है जल्द ही गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो ये जो चांगुर पीर है इसकी नए सिरे से पूछताछ हो रही है। इसमें अब कई सारी जांच एजेंसियां उन पीड़ित युवती और उनके स्वजनों से संपर्क साध रही हैं जिन्होंने इसके लिए कहा था। इसके पति कई लोग पकड़े जा चुके हैं। इसमें ये विदेश में कहाँ कहाँ था इन खातों की जानकारी ली जा रही है। दरअसल अब ये बड़ी चीज़ ये हुई कि जब एक एटीएस ने 4 साल पहले एक गाज़ियाबाद में केस हुआ था, आपको याद होगा, डासना में, जहाँ यति नरसिंहानंद है जिसके बयान जो है कई बार उस पर FIR हो चुकी है, हालात ख़राब हो चुके हैं, लेकिन वो अपने बयान सीधे तौर पर और इस्लाम को लेकर देते रहते हैं, मोहम्मद साहब को लेकर कई सारे बयान वो देता है। तो वहाँ 2 लोग जो है संदिग्ध पकड़े गए थे, विपुल विजयवर्गीय और कासिफ, जिसमें से जिनका धर्मांतरण हो चुका था, यानी उनको पकड़ा गया था। तो जब उनसे पूछताछ हुई थी तो सबसे बड़ा अवैध धर्मांतरण का गिरोह पकड़ा गया था। एटीएस ने उमर गौतम व जागीर को गिरफ्तार करके जो मूक बधिर बच्चों के, महिलाओं को और कमजोर आय वर्ग के लोगों को जो जिस तरह से टारगेट बना के, निशाना बना के प्रलोभन कर रहे थे, और उसमें बताया था कि हजारों लोग उसमें उन्होंने उनको हिंदू धर्म से इस्लाम में ले जाया गया था। उसके बाद ही वो शख्स पकड़ा गया था जिसका मैंने उस समय भी जिक्र किया था कि मेरठ का जो मौलाना कलीम सिद्दीकी और महाराष्ट्र का जो फराज शाह था, ये जो हैं तमाम लोग थे जो हजारों लोगों को मतांतरित कर चुके थे। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि ये कहीं गिरोह उसी के साथ जाकर तो नहीं जुड़ता, क्योंकि 2015 तक ये शख्स जो है, जो अब पीर और सूफी पता नहीं क्या क्या उसने अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है, वो
2015 तक साइकिल में इलाके में भाग्य बदलने वाली अंगूठियां बेचता था। उसके बाद ये सब चीज़ें चली, उसी वक्त का दौर है जब ये आपको कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, इन सब की, उमर गौतम फतेहपुर के आसपास का था जो राजपूत परिवार से कन्वर्टेड हुआ मुस्लिम, और फिर उसने बड़े लेवल पर ये कन्वर्जन का एक स्कीम बनाई थी। तो एटीए सब ये देख रही है कि कहीं ये एक पूरी सीरीज तो नहीं है जिसका कोई सीरा बहार हो, तो ये एक बड़ा मामला होगा मुझे लगता है। इसीलिए इस खबर को मैं अभी अपडेट में रखता हूँ ताकि आपको फॉलोअप मिलते रहते हैं। इसलिए अब इसके अलावा एक बड़ी खबर जिसने मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखी सब लोगों को, जो भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि आखिर इस देश में तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक गांव तक उस तरह नहीं पहुंच पाए हैं। ये पूर्णिया में है। रविवार को ये घटना घटी थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का टेटमामा गाँव था। 200 लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले जम के पीटा, फिर जिंदा जला दिया। हत्या के बाद 3 महिलाओं और 2 पुरुषों के शव गांव से घटनास्थल दूर 1 किलोमीटर ले गए और जेसीबी की सहायता से उनको जमीन में गाड़ दिया ताकि उनका कुछ पता ना चल सके। उनके शव को दफन कर दिया गया। वहाँ काफ़ी जलकुंभी, आप जानते होंगे वो समुंदर शोक भी अलग अलग जगह कहा जाता है, जो हो जाता है वो सारा है ताकि वो उसके ऊपर छा जाए। और इनमें उनको ये लग रहा था कि परिवार की एक महिला जो 70 साल की बुढ़िया बेचारी महिला थी, उसको कि वो डायन है, और एक दो बच्चों की मौत और बच्चों के बीमार होने की वजह वो इसी महिला को मान रहे थे। उन्मादी लोगों का जो ये इस तरह की भीड़ थी, इसका शिकार होने से उसका एक पोता था जो सोनू, वो किसी तरह जान बच गया। उसी ने ये पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जो ओझा था, मतलब जो तांत्रिक था नकुल उराव, और ट्रैक्टर चालक सनाउल्ला, इनके साथ कुछ और को गिरफ्तार किया। गाँव के लोग अब गायब है। मरने वालों में एक विधवा कांतो देवी, उसका पुत्र बाबूलाल उराव, उसकी पत्नी सीता देवी, बाबूलाल का पुत्र मंजीत कुमार व पुत्रवधू रानी देवी को इन लोगों के नाम शामिल हैं। अब आरोपितों की तलाश की जा रही है। कुत्तों की मदद से ये शव बरामद किए गए हैं। पहले उनको किशोर के बयान पे उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, वो तो बुरी तरह से मर गया था। और इसी के साथ साथ में दूसरी भी उसमें खबर थी कि भाई किस तरह से उसको जब जला रहे थे और उस महिला पर अत्याचार कर रहे थे, तो एक महिला के बचाने से ये लड़का बचकर निकलकर भागकर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा 2 दिन बाद, जब तब ये खबर पता चली कि कुछ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। डायन की खबरें अभी तक इस देश में आनी बंद नहीं हुई हैं। ये बहुत साल पहले तक आप एक मितलेश्वर का एक उपन्यास था जिसमें वो उस महिला की स्थिति बताते हैं जिसको गांव में डायन समझा जाता है। वो आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आप एक डर, एक खौफ, और रात दिन शायद कई रात आप सो ना पाएं, क्योंकि एक गांव में एक अकेली औरत को अगर आप डायन कास्टिगेट कर देते हैं उसके बाद उसका क्या हाल होता है, ये वही समझ सकता है जिसने ज़रा सा भी गांव को समझाओ। बहुत सारे लोगों के लिए खबरें आज भी थोड़ा दूर की कूड़ी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वो खबर है जो आज तक, क्योंकि इस देश को अंग्रेज़ों ने इसी तौर पे चित्रित किया था। जो इस तरह की घटनाएं हैं पूरी दुनिया में, भारत का जो चेहरा है वो इसी तरह की खबरों से तैयार किया गया था कि वो आज तक सपेरों का देश है, वो नाचने वालों का देश है, वो अविश्वासों का। और उनका मुझे लगता है कि ये इस तरह की खबरें उनके विश्वास को पुष्ट करती हैं जो पूरी दुनिया में आपकी छवि बनाई जाती है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये इक्का दुक्का खबरें हैं। हम इस तरह की खबरें महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, क्योंकि एक दूसरी खबर कल ही की है, बीरभूम जिले में वो मानसिक बीमारी से एक बेचारी विवाहित महिला के शरीर में डायन का वास बना के उसको अर्धनग्न करके उस पर अत्याचार किए गए। गांव वालों ने 50-60 परिवारों से चंदा लेके विशेष पूजा की, और इसमें 2 तांत्रिक जो गिरफ्तार हुए उनमें एक महिला भी थी। दोनों झारखंड के थे और ये मानसिक बीमार थी, इसके शरीर में डायन था ये बताया, और उसके बाद उन्होंने इस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि आपसे बहुत दूर तक है। आपको याद होगा दिल्ली में किस तरह से एक परिवार के 7 लोग खुद से आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस पर भी मुझे लगता है कि ये काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की खबरें ना हो। खैर आज मैंने थोड़ा सा अलग खबर का फ्लेवर देने की कोशिश की है, सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं रखी है, उससे अलग भी है। आपको ये कैसा लगा इस पर ज़रूर आप सहयोग दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें रीच बढ़ाने के लिए हमारे अभी तमाम प्रयास थोड़ा सा कम साबित हो रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियो बहुत अच्छे जाते हैं और कुछ में फिर वापस भी इस पर लौट आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप उनको भेजिए, मैं उनको उन पर कुछ सहयोग उसका करने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।